बच्चे मैं ग्रुप भी देख लो, आइसा ने सेंड की है फ्रॉम मोहल्लब सफदर 075। ओके। बैठ सिख करो तो मैंने कभी सुना है। चलो तुमने गाना सुनाते हैं जब तक, ठीक है ना? ऐसा हो गया। थैंक यू साबिका, थैंक यू सो मच। किसका रहता है बस, ठीक है ना? कि बाकी का तो टाइम वेस्ट ना ना हो, बस लेट मी नो तो वी आर गोइंग टू रिमूव दैम। Who is Khadija? Just give him the last thing and we are understanding it. It's not like a joke that the last day we made a text and this day we made a text. So इसके बाद एक फ्री सेशन भी शुरू करते हैं, उसका दोबारा फिर सीरियसनेस चेक करते हैं कि जिन लोगों को बहुत शौक होता है ना कि देर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, तो लेट्स ट्राई इट। यस एहसन, आपका तो ठीक है ना? 007 है आपका रोल नंबर। अच्छा कौन है? बस बस देयर ओनली 1 minute टू गो, जस्ट लेट मी नो, बस हम वी गोइंग टू रिमूव इट। बस let me know. There is nothing option. Why hold on please? uh, just a minute, no text there. अच्छा बस बताओ, end it. चलो मैं खुद भी देखता हूँ। फायजा करीम है, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिमूव फायजा करीम। खदीजा गुल है, और कौन है? बस ये दो हैं। ठीक हो गया, फाइन। आई थिंक ये वैसे ही आउटसाइडर्स हैं तो। ओके तो आज से इंशाल्लाह आपको ना सिर्फ यूएस का ये आदिल खटक है। ओके, आदिल खटक को भी रिमूव करता हूँ। ना सिर्फ आपको इंशाल्लाह यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन समझ आएगा, बल्कि जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस है उनको भी बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी, और वैसे भी आपकी ना जो जर्नल अंडरस्टैंडिंग है ना वो भी बहुत क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो गवर्नमेंट को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी जो स्टेट होती है, नहीं आपदा तो है ना। बस ये बच्चे भी ठीक हो जाती है आवाज। सॉरी फॉर द डिले। जो भी गवर्नमेंट होती है
सॉरी जो भी स्टेट होती है, स्टेट के हमेशा 3 पिलर्स होते हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। किसी भी स्टेट में लेजिस्लेचर का जो बुनियादी काम होता है वो लॉ मेकिंग होता है। यार मार्कर नहीं देते हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, द टॉपिक इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। Legislature deals with lawmaking. और जब भी कोई लॉ बन जाता है, उस लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, दैट लाइज विद एग्जीक्यूटिव, और उस लॉ की जो इंटरप्रिटेशन होती है, उस लॉ की जो इंटरप्रिटेशन होती है वो जुडिशरी के पास होती है। So law making is always in legislature. लॉ की इम्प्लीमेंटेशन इज विद एग्जीक्यूटिव, और लॉ की जो इंटरप्रिटेशन है दैट लाइज विद जुडिशरी। गवर्नमेंट्स की 2 टाइप्स होती हैं। गवर्नमेंट्स की 2 टाइप्स होती हैं। द वन टाइप इज फेडरल गवर्नमेंट, and the other type is confederation. This is also called federation. वो गवर्नमेंट जिसके अंदर सेंटर ज्यादा पावरफुल हो और सेंटर के साथ कुछ चीजें नीचे यूनिट्स को दी गई हो और उनका आपस में एक रिलेशन हो, दिस इज कॉल्ड फेडरेशन। लाइक इन केस ऑफ पाकिस्तान, एक सेंटर है इस्लामाबाद जो सबसे ऊपर है, और उस सेंटर से नीचे पंजाब, केपी और बाकी प्रोविंसेस हैं। कुछ इख्तियारात सेंटर के पास हैं और कुछ इख्तियारात स्टेट्स के पास हैं, सूबों के पास है। लेकिन फेडरेशन में जो पावरफुल होता है, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, दैट इज फेडरल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेम इज द केस अगर आप यूएस में देखें तो एक गवर्नमेंट है वॉशिंगटन डीसी में, और वॉशिंगटन डीसी के साथ नीचे स्टेट्स हैं, मैसाचुसेट्स, पेंसिल्वेनिया। वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर सेंटर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, पावरफुल नहीं होता, और वो गवर्नमेंट जिसके अंदर जो नीचे स्टेट्स होती हैं वो स्टेट इटसेल्फ गवर्नमेंट होती हैं, अपने अंदर वो मुकम्मल गवर्नमेंट होती हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड कन्फेडरेशन। मैं आपको एक मिसाल बताऊंगा, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। आज तक कभी आपने किसी को सुना कि यार मैं यूएई जा रहा हूं? कभी कहा है किसने? हार्डली पीपल से। व्हाट दे से? आई एम गोइंग टू दुबई। ऐसे ही है। आई एम गोइंग टू अबू धाबी, आई एम गोइंग टू शारजा, आई एम गोइंग टू जुमेरा, आई एम गोइंग टू रासुल खेमा। What is the reason? The reason is
यूएई इज कन्फेडरेशन, जिस कन्फेडरेशन के अंदर जो इसकी स्टेट्स हैं वो इट सेल्फ पूरी की पूरी गवर्नमेंट हैं। तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर स्टेट्स सेंटर से ज्यादा स्ट्रांग हो, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच स्टेट्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द सेंटर, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड कन्फेडरेशन। अब अगला सवाल आता है कि गवर्नमेंट क्या होती है। आपके ज़हन में क्या आता होगा, गवर्नमेंट क्या होती होगी बच्चे? वो चीज, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर स्टेट्स ज्यादा पावरफुल होती हैं, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड कन्फेडरेशन। व्हाट इज गवर्नमेंट? What comes into your mind when you see about the government? Executive? जी जी, यूनिटरी। यार यूनिटरी इसको छोड़ो, भी जो समझा रहे हैं वो देखो। So award goes to रामेश चौधरी। वेरी गुड बेटा, शाबाश। कहाँ पे पढ़ा आपने ये? गवर्नमेंट कैबिनेट को कहते हैं। उल्लू के कानों, जो कैबिनेट होती है ना उसको गवर्नमेंट कहते हैं। वाह जी वाह, मेरी पढ़ाई कामयाबी आ रही है चीजें, ठीक है, थैंक यू। अब कैबिनेट क्या होती है? देखो, आपकी नेशनल असेंबली है और साथ में आपकी सेनेट है। क्या वो सारी की सारी गवर्नमेंट है? वहां पे तो पीएमएलएन भी है, वहां पे तो और भी मल्टीपल पार्टीज हैं। वो गवर्नमेंट नहीं है। व्हाट इज गवर्नमेंट? व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज द कैबिनेट। कैबिनेट को गवर्नमेंट कहते हैं, जिसके अंदर एक पीएम होता है और पीएम के नीचे उसके मिनिस्टर्स होते हैं। और गवर्नमेंट ही मेजर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। गवर्नमेंट ही मेजर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, क्योंकि वही सारे काम चला रही होती है। आप ये देखें कि हमारे कंट्री में ये एजेंट्स होते हैं, सीएसपीज एग्जीक्यूटिव के एजेंट्स होते हैं। देखो, लॉ एंड ऑर्डर किसने मेंटेन करना है? किसने मेंटेन करना है? गवर्नमेंट ने। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी पावर्स किसको देगी? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर क्या करेगी? अपनी पावर्स पुलिस को और पैस को डेलीगेट करेगी, तो वो नीचे चीजों को रेगुलेट करेंगे। तो वी आर द एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सीएसपीज आर द एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए आपने सुना होगा ना कि सीएसपीज का गवर्नमेंट के साथ कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। ऊपर मर्जी, जो मर्जी गवर्नमेंट आए, जो मर्जी लॉ पास हो, हमारा काम उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में है। हमारा काम उस लॉ की मेकिंग में, हमारा काम किसी एक पार्टी के साथ एफिलिएशन में बिल्कुल नहीं है। अगर पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई है तो हमारा काम है कि जो वो पॉलिसी बनाए हम उसको इम्प्लीमेंट करें। पीपीपी की गवर्नमेंट आई है, उसका काम है कि जो वो पॉलिसी बनाए हम उसको इम्प्लीमेंट करें। और हमारा सुप्रीम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा? हमारा सुप्रीम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा? हमारा प्यारा हैंडसम। और आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ठीक है? और मैं बड़ी ये खुशी से बताता हूँ कि ये जो तुम्हारे बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंस के फन्ने कहाँ होते हैं ना, उनको भी ये बात बतानी होती।
नाउ लिसन वेरी केयरफुली। हमारे हैंडसम का जब इलेक्शन हुआ, हमारे हैंडसम का जब इलेक्शन हुआ, तो हैंडसम ने इलेक्शन एज ए पीएम लड़ा या हैंडसम ने इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली लड़ा? मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इलेक्शन लड़ा। ठीक है। इससे क्या मतलब तुमने समझा? इसका मतलब है कि जो हमारा सुप्रीम एग्जेक्टिव ऑफिसर है, जो हमारा सुप्रीम एग्जेक्टिव ऑफिसर है, क्या उसका ताल्लुक मुल्क की लेजिस्लेचर से है कि नहीं है? एमएनए होती है ना, लेजिस्लेचर है। ओके। क्या वो मुल्क की पार्लियामेंट का जब इजलास होता है, क्या वो वहां पे आके बैठता है कि नहीं बैठता? बैठता है। क्या वो पार्लियामेंट को जवाबदेह है कि नहीं है? ओके, फाइन। नाउ गो ऑन द साइड, गो टू अनदर साइड। यूएस का चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर कौन है? प्रेसिडेंट। और क्या प्रेसिडेंट जब इलेक्शन लड़ता है तो एज ए प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ता है या लेजिस्लेचर का जो टिकट है उसके लिए इलेक्शन लड़ता है? ट्रम्प का भी इलेक्शन हो रहा है ना? ट्रम्प का भी इलेक्शन होता है। ट्रम्प किस चीज के इलेक्शन लड़ रहा है? फॉर प्रेसिडेंट और सेनेट और लेजिस्लेचर या क्या? वेरी गुड, शाबाश। एज ए प्रेसिडेंट वो इलेक्शन लड़ रहा है। ठीक है। तो जो यूएस की गवर्नमेंट है, जो यूएस का लेजिस्लेचर के साथ कोई ताल्लुक है? नो। क्या वो लेजिस्लेचर के अंदर बैठता है? आपने कभी यूएस का प्रेसिडेंट कभी देखा है कि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बैठा हो? नो। आप हमारे पीएम की हमारे पीएम की जो कैबिनेट होती है, वो क्या पार्लियामेंट से होती है कि पार्लियामेंट से बाहर से होती है? पार्लियामेंट से होती है। ठीक है। और यहाँ पे जो यूएस के प्रेसिडेंट की कैबिनेट होती है, जिसको किचन कैबिनेट कहते हैं, क्या वो पार्लियामेंट से होती है? नो। वो सारी की सारी बाहर से होती है। सारी कैबिनेट, सारी गवर्नमेंट प्रेसिडेंट की स्वीट विल पे होती है, जिसको वो मर्जी चाहे अपनी कैबिनेट का हिस्सा बना सकता है। जमील, मैंने आपको बेटा उस दिन पहली क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि अगर आवाज का कोई मसला होगा तो आपको थाउजेंड्स ऑफ द टेक्स्ट नजर आएंगे चैट बॉक्स में। इट्स ऑन योर साइड, प्लीज एड्रेस इट। और नो, जब आपकी गवर्नमेंट, मतलब आपकी कैबिनेट, आपकी लेजिस्लेचर के साथ लिंक्ड हो, बच्चे वो मिनिस्टर नहीं होते जो आउटसाइड से होते हैं ना, जो आउटसाइड वो मिनिस्टर नहीं होते, वो हमेशा मुशीर होते हैं, वो हमेशा स्पेशल असिस्टेंट होते हैं, वो हमेशा एडवाइजर होते हैं मेरा बेटा। ठीक है। ठीक है। स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। पिछले दिनों जैसे दो ने रिजाइन किया था, जैनुल आबिदीन, तो उनके बारे में क्या न्यूज चल रही थी कि किसी वजीर ने रिजाइन किया है? क्या चली थी मीडिया पे न्यूज, बताओ। जवाब मिल गया? जैन,
चलो गुड हो गया। तो जब आपकी कैबिनेट और लेजिस्लेचर, जब आपकी कैबिनेट, आपकी गवर्नमेंट लेजिस्लेचर से आए और वो लेजिस्लेचर का हिस्सा हो, इस सिस्टम को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और समझ आई? और जब आपकी गवर्नमेंट, आपकी कैबिनेट, आपकी लेजिस्लेचर का हिस्सा ना हो, जब आपकी गवर्नमेंट आपकी लेजिस्लेचर का हिस्सा ना हो, इट इज कॉल्ड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब आपकी गवर्नमेंट लेजिस्लेचर का हिस्सा हो, when the cabinet, when the government is the part of the legislature, it is called parliamentary form of government. And when the legislature, when the government is not the part of government, it is called जी। पाकिस्तान is the federal। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ा, कौन कौन सी चीजें पढ़ी हमने? एक हमने पढ़ा फेडरेशन वर्सेस कॉन्फेडरेशन, ठीक है। और एक हमने क्या पढ़ा? पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर इन दो बेसिस पे, बेटा वो भी बताता हूं, इन दो बेसिस पे अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को डिफाइन करेंगे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या है? फेडरल पार्लियामेंटेरियन सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस। और यूएस की कैसी है? फेडरल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अली, मैंने कब कहा कि वो कन्फेडरेशन है? तुम लोग सोए हुए होते हो यार। अब आते हैं गवर्नमेंट की हाउसेस के हिसाब से कितनी टाइप्स हैं। गवर्नमेंट की हाउसेस के हिसाब से कितनी टाइप्स होती हैं? तो गवर्नमेंट की, बच्चों यहाँ तक क्लियर है? बच्चों ऊपर ऊपर तक क्लियर है? चीजें इजी हैं, मजा आ रहा है, समझ आ गई? ये बड़े खुश्क से टॉपिक हैं, बट आई होप तुम्हें समझ आ गए होंगे। गवर्नमेंट की हाउसेस के हिसाब से दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? वेरी गुड मजर, मजर शाबाश। यूनिकैमरल एंड बाईकैमरल। यूनिकैमरल एंड बाईकैमरल। कैमरल का मतलब क्या होता है? हाउस। और यूनि का मतलब क्या होता है? वन। वो गवर्नमेंट जो एक हाउस पे मुश्तमिल हो उसको यूनिकैमरल गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे कि चाइना की है, सिंगल हाउस है। और वो गवर्नमेंट जो दो हाउसेज पे मुश्तमिल हो, एक उसका अपर हाउस, बच्चे अभी आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर समझ आ जाएगी, और एक उसका लोअर हाउस, उसको क्या कहते हैं? उसको बाईकैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। बाई का मतलब होता है टू। वो गवर्नमेंट जिसमें दो हाउसेज होते हैं, जैसा कि इंडिया, जैसा कि यूएस, जैसा कि पाकिस्तान, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम। कैसे? इसको हम देखते हैं। देखो, पाकिस्तान की जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसमें दो हाउसेस हैं, एक है अपर हाउस और एक है लोअर हाउस। पाकिस्तान का अपर हाउस अब क्या है? अपर हाउस इज कॉल्ड सेनेट।
जहां पे सेनेटर्स होते हैं, और लोअर हाउस क्या होता है, जहां पे कौन होता है, जहां पे नेशनल असेंबली होती है। जो अपर हाउस होते हैं, उसमें हर स्टेट की सीटें बराबर होती हैं। अपर हाउस में हर स्टेट की सीटें बराबर होती हैं, मतलब हमारी जो सेनेट है उसमें पंजाब की भी 23 सीट्स, केपी की भी 23, हर सूबे की 23 सीट्स होती हैं। जी आयशा, रोल नंबर 88 को क्या हुआ है, रिपीट हो रहा है। वेरी गुड आयशा, तुम माशाल्लाह एक्सपर्ट होती जा रही हो, शाबाश। बच्चे आपने जिसने दो जो किया हुआ है दो से, तो आप हमें बता दें कि आप किस आईडी से हैं। हरी, अच्छा, और जो नेशनल असेंबली होती है वो, उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन, और जो अपर हाउस में होती है वो रिप्रेजेंटेशन होती है इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब मैं ये भी समझाता हूँ कि ये क्या होती है। पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन वो रिप्रेजेंटेशन होती है, ओके बेटा। बच्चे ये अब आप खुद ही गूगल कर लेना ना, इतना तो मुझे ना ना वो लेके जाओ। सीट से गूगल कर सकते हो या ये भी नहीं कर सकते हो। जो मैं टेक्निकल पॉइंट्स है तुम लोगों को वो समझाता हूँ ना, टेक्निकल चीजें समझो मुझसे, तुम मुझे वो फैक्ट्स की तरफ लेके चले जाते हो। जो आप एक आईडी जो भी है ना आपकी उससे करें। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन वो होती है, पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन वो होती है जिसके अंदर, यार हमायूं आपने ना बिल्कुल ही ना अभी डिग्री की है और आपने तैयारी शुरू कर दी है। पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन वो होती है कि जहां पे पीपल रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, तो फिर हौसला किया करो ना, थोड़ा सा हौसला तो किया करो ना फिर। जहां पे जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ पीपल, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होती है। मसलन अगर पंजाब की लोग ज्यादा हैं, पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पंजाब की सीट्स नेशनल असेंबली में लोअर हाउस में क्या होंगी, ज्यादा होंगी। और बलूचिस्तान की पॉपुलेशन कम है, तो बलूचिस्तान की सीट्स क्या होंगी, कम होंगी। और जब भी कोई बिल पास होता है, जब भी कोई बिल पास होता है उसके अंदर मेजोरिटी चाहिए होती है, तो यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव रोल कौन प्ले करेगा, पंजाब। तो फिर जो बलूचिस्तान है उसके दिल में ये बात आएगी ना कि मैं तो फिर एवं ही यहाँ पे आया हूँ, मेरा तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। उसके दिल में ये बात आएगी ना, ठीक है। तो इसका हल कैसे निकाला जाता है, इसका हल कैसे निकाला जाता है, इसका हल इस तरह निकाला जाता है कि कहा यह जाता है कि लोअर हाउस में वो रिप्रेजेंटेशन जो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन मिली है, अपर हाउस में वो रिप्रेजेंटेशन इक्वल बेसिस पे आपको मिलेगी। और क्या होगा, और क्या होगा, और ये होगा कि वो बिल रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनो फजल। वो बिल जो लोअर हाउस में ऑन द बेसिस ऑफ किस पे पास होगा,
किसी भी पास होगा लोअर हाउस में, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी, तो छोटे सूबों के दिलों में क्या रहेंगी? रंजिशें रहेंगी। उन रंजिशों को खत्म करने के लिए ये कहा जाएगा कि जब तक वो बिल अपर हाउस में ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी पास नहीं होगा, वो बिल लॉ नहीं बनेगा। तो किसी बिल को लॉ बनने के लिए, किसी बिल को लॉ बनने के लिए कहां कहां से पास होना पड़ता है? लोअर हाउस से और अपर हाउस से। जब लोअर हाउस से पास होता है तो यहां पे मसला क्या होता है कि जो बिग प्रोविंसेस हैं वो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लेते हैं, और इनके इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए क्या रिकमेंडेटरी होता है कि यही बिल अपर हाउस में भी पास होगा। और किसके साथ पास होगा? इक्वालिटी के साथ पास होगा। और ये इतना मजेदार कंसेप्ट दुनिया को पता किसने दिया है? इतना मजेदार कंसेप्ट दुनिया को पता किसने दिया है? इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिया है। तुम लोग उनसे नफरत करो, बट तुम देखो कि दे वर द पीपल जिन्होंने दुनिया को कंसेप्ट दिया। यूएस का लोअर हाउस कौन सा है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और अपर हाउस क्या है? सेनेट। और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? इन दोनों को मिला के कहते हैं कांग्रेस। हमारा लोअर हाउस क्या है? नेशनल असेंबली। और हमारा अपर हाउस क्या है? सेनेट। और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि कितने लोगों के आज पहली दफा ये कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, ऑनेस्टली, ताकि मुझे जरा खुशी तो हो ना। सबके पहली दफा हुआ है, कोई हाल नहीं है यार। चलो अब यू प्लीज स्टॉप, 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 स्टॉप। ओके नाउ प्लीज एनीवन, अब बस कर दो। नाउ एनीवन इफ आई हैव कोई, देखो यार बेटा, मेरा ना सिर्फ एक फार्मूला है टीचिंग का, और उसमें तो मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि मेरे ख्याल में कामयाबी का भी यही राज है टीचिंग में कि मैं डिस्कशन में नहीं पढ़ता। मुझसे तुमने ना टॉपिक पे बात करनी है, और प्लीज मैं ये तुम लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने ना फजूल की डिस्कशंस नहीं करनी। डिस्कशंस में कोई फायदा नहीं होता, हमेशा वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। सो इफ यू हैव क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस दिस वेरी थिंग जो मैंने पढ़ाई है, लेट मी आस्क। और वो फजूल क्वेश्चन नहीं करने जिसमें मैं वो डिस्कशन करना स्टार्ट कर ऑल दैट और टाइम वेस्ट हो हमारा। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? हरी अप। सर सेनेट में इक्वल वोट का मतलब है प्रेफरेंस वोट देगा, लाइक 23 में से 12 वोट्स लाजमी है इन पाकिस्तान। ये बच्चों अभी आपको समझ आ गई ना? अब तो ये आप खुद ही जो है ना वो कर सकते हो। मानूर मैं क्या करूं, मतलब ये रिपीट का क्या मतलब है कि मैं सारा लेक्चर दोबारा रिपीट कर दूं? लेट मी आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव सम क्वेश्चन। शाबाश, मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई है तो बच्चे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं नहीं कर सकता क्लास में, देयर आर बल्क। ओके नेक्स्ट। अब हम आते हैं एक अगली चीज की तरफ। जब भी कोई बिल पास होता है, जब भी कोई बिल पास होता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मेजोरिटीज होती हैं। उसके अंदर नंबर ऑफ, यूएस के अंदर हम आ जाएंगे, यूएस के ऊपर हम आ जाएंगे। उसके अंदर नंबर ऑफ मेजोरिटीज होती हैं। जैसे कुछ मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी होती है, जिसमें अगर 100 बंदे हैं
तो 51 अगर वोट यस का करते हैं तो इट इज कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। और अगर एक होती है 2/3 मेजोरिटी, अब 2/3 पास 100 बंदे हैं तो आपको कितने का वोट चाहिए होगा? 67 का वोट चाहिए होगा, ठीक है। हैविंग दिस ब्ला ब्ला ब्ला, आप लोगों की बेस बना के नाउ वी कम टुवर्ड्स द टॉपिक, दैट इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस का भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं था कि यकदम जिस तरह आज हमारे सामने है ऐसे पास हुआ, नहीं। उसके अंदर भी नंबर ऑफ फेजेस थे। यूएस का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ वो हुआ 1781 में, और उस कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। और एक पास हुआ 1788 में जिसको कहते हैं द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अब अक्सर लोग क्या कहते हैं कि वो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना, और ये वाला पार्ट पढ़ाते नहीं है। तो जब तक आपको ये वाला पार्ट समझ ही नहीं आएगी, ये वाला पार्ट आपको समझ नहीं आएगी, आप इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते हो कि ये था क्या। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ ये क्या था, इसके अंदर कौन सी खामियां थी, और क्यों उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। दिस इज अ वेरी वेरी एंड वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। हुआ ये कि 1781 में जब उन्होंने आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन बनाया, तो तुम लोग नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी थी? कन्फेडरेशन थी। अब कन्फेडरेशन क्यों थी? वो सुना ना कि जो लस्सी, सॉरी, जो दूध से जलता है वो क्या करता है? वो लस्सी को भी छाछ छाछ के पीता है। अब इन्होंने पहली दफा जब गवर्नमेंट बनाई तो पावरफुल सेंटर क्रिएट नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज वो पहले पावरफुल सेंटर से डरे हुए थे। दे वर अफ्रेड ऑफ द पावरफुल सेंटर ऑफ यूके। उनको ये लगता था कि अगर हम अभी अपना पावरफुल सेंटर कर लेंगे तो वही काम जो यूके हमारे साथ करता था, वही काम ये पावरफुल सेंटर हमारे साथ करने लग जाएगा। इसलिए उन्होंने जो पहली गवर्नमेंट क्रिएट की 1781 में, दैट वाज आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। और उस आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन में उस आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन में सेंटर, हमाद यार एक अच्छी सी चाय तो बना के लेना। अच्छी ना ना हुई तो फिर तुम्हें मार पड़ेगी, ठीक है। कोशिश नहीं अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ। अच्छा, आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन में अब क्या था? देखो, मैं तुम्हें कन्फेडरेशन इसलिए पढ़ाई है ताकि मुझे यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन ना करना पड़े, मुझे यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन ना करना पड़े। अब कन्फेडरेशन जब थी तो पहली गवर्नमेंट जो 1781 से 1788 तक चली, क्या उसमें कोई सेंटर था? मैं आपको इसका मजेदार जवाब देता हूँ, और आप प्लीज यही बातें जो होती हैं ना वो समझने वाली होती हैं, और यही बातें जो होती हैं वो आपकी नॉलेज को चेक कर। देखो, यूएस का पहला प्रेसिडेंट कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। और जॉर्ज वाशिंगटन कब प्रेसिडेंट बना? 1789 में। अब तुम्हारे जेहन में क्या सवाल आ रहा है? तुम्हारे जेहन में सवाल क्या आ रहा है? गवर्नमेंट तो बनी है 1781 में, ठीक है ना। गवर्नमेंट तो 1781 में बनी है। तो व्हाट इज द इशू देन? बिकॉज गवर्नमेंट की जो टाइप थी, दैट वाज दैट वाज based on articles
ऑफ कन्फेडरेशन, उसके अंदर स्टेट कि वो इटसेल्फ गवर्नेंस उस लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ओके, अब ये जो 1781 में गवर्नमेंट बनी, आपको पता है इसके अंदर लेजिस्लेचर सिर्फ लेजिस्लेचर थी, एग्जीक्यूटिव तुम्हें नजर आई है कहीं पे? नहीं। जुडिशरी थी? नहीं। इसका एक और मसला था, इसका एक और मसला था, जब भी कोई बिल पास होता है तो उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक तो होता है सिंपल बिल, एक होता है सिंपल बिल, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। कोई बताएगा इनमें क्या फर्क होता है? तुक्का नहीं लगाना, किसी को पर्टिकुलरली पता हो। हाँ भी किधर है इज्जत, पता है आपको? आपने जो पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडल लिया है, यार मैं कहता तुक्का नहीं लगाना, तुक्का नहीं लगाना, अगर पता है तो फिर, अदरवाइज नो। ठीक है, तुम लोगों ने अक्सर देखो इसी तरह ही होता है, जिस कॉन्स्टिट्यूट वो बिल जिसकी वजह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाए, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। वो बिल जो ऐसे सिंपल सा कोई सिंपल कोई बिल हो, जैसे टैक्स बढ़ाना है या इस तरह कोई कोई काम करना है, दैट इज सिंपल बिल इज समथिंग एल्स। समझ आई बात? ओके, अब ये जो, हाँ, फवाद, वेरी गुड, आपने अच्छी बात की। फवाद ने ये कहा है कि जो सिंपल बिल होता है, इसके अंदर जो मेजोरिटी चाहिए होती है वो सिंपल होती है। अब सिंपल मेजोरिटी का क्या मतलब है कि अगर 100 बंदे होंगे तो कितनों का वोट चाहिए होगा? 51 का, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल होगा, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना हो जाएगा, उसमें कितनी मेजोरिटी चाहिए होगी? 2/3। मतलब अगर 100 बंदे हैं तो कितनों का चाहिए होगा वोट? 67 का। अब हम आते हैं कि ये जो यहाँ पे इन लोगों ने लेजिस्लेचर बनाई, ये जी इन बोथ हाउसेस, यहाँ पे जिन लोगों ने लेजिस्लेचर बनाई, क्या नाम था उसका? अंडर आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। इसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला था, और प्लीज मैं ये चीज बताने लगा हूँ, इसको ध्यान से सुनना है। ये इसका बहुत खूबसूरत और जबरदस्त एनालिसिस है, तो प्लीज मुझसे ये रिपीट ना करवाना। दैट इज वेरी वंडरफुल एनालिसिस ऑफ दिस थिंग। अब ये देखो, यहाँ पे भी दो किस्म के बिल पास होंगे, या सिंपल बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। अच्छा, अब देखो, आजकल के दौर में सिंपल बिल के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है? मेजोरिटी। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कितनी चाहिए होती है? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कितनी चाहिए होती है?
2/3 मेजोरिटी। और एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो 2/3 मेजोरिटी है ना, ये गुड्डे गुड्डे का खेल नहीं है। 2/3 मेजोरिटी लेना मतलब कि आहो, लग पता जाता 2/3 मेजोरिटी लेना। इट्स वेरी 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 टफ। इट इज वेरी यूनिक फीचर कि आप 2/3। जनाब अल्लाह, आपको याद नहीं है आपकी क्लास में 50 बंदे होते थे? अब इसको लेके जाओ ऊपर पार्लियामेंट तक, ठीक है ना? तो 2/3 मेजोरिटी लेना इतना आसान नहीं होता कि जब आपकी स्टेट के अंदर मल्टीपल पार्टीज हैं और कंटेक्स्ट चल रहे हैं, तो 2/3 मेजोरिटी ये वो उन्हीं गवर्नमेंट को मिलती है जहां पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो। होल्ड ऑन। कहाँ पे उधर फ्रिज में रखती है? अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं तो वो ऊपर ऊपर दुकान में रखती है। नहीं नीचे। अच्छा ठीक है, ऊपर तो फ्रीज हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या मसला था ऑफ कन्फ्रेंस में, इसको बड़ी खूबसूरती से आपने समझना प्लीज, बी वेरी अटेंटिव। यहाँ पे ये था कि इन्होंने कहा कि जो तक आप की इस चीज की ब्यूटी को समझो कि 2/3 मेजोरिटी के साथ क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोल किसके पास हो, स्टेट के पास हो, ताकि प्रोसेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हों। और इससे अगली बात समझनी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और प्लीज इसको बड़े ध्यान से, अब देखो उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, बड़ा खूबसूरत सा पॉइंट है, उन्होंने कहा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है वो पता है कैसे पास होगा? वो होगा 100% मेजोरिटी के साथ पास होगा। मतलब अगर 13 स्टेट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास करना है, तो कितनी स्टेट्स का वोट चाहिए? कितनी स्टेट का वोट चाहिए? 13 का। ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है ना, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। हाँ माज आ जाओ। थैंक यू। मेरे नबी का जो है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखो, आप यहाँ पे ये देखो कि अब आप यहाँ पे ये देखो कि फर्ज करो एक बिल पास हो रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, और 12 स्टेट्स कह रही हैं कि ठीक है इस बिल को पास कर दो, और एक स्टेट कह रही है कि इस बिल को नहीं पास करना। मेजोरिटी किधर है? इधर के इधर, इधर है मेजोरिटी। डेमोक्रेसी की रूह क्या होती है? डेमोक्रेसी की रूह क्या होती है, मेजोरिटी की मिनॉरिटी?
और अब मुझे इस सिनेरियो में ये बताओ कि बात मेजोरिटी की मानी जाएगी कि माइनॉरिटी की मानी जाएगी? बात 12 स्टेट्स की मानी जाएगी कि एक स्टेट की मानी जाएगी? बेटा ये जो 12 वाले हैं ना, तो प्लीज आप ना सीएसएस को छोड़ के ना कोई और काम करें यार, इतना तो कोई बच्चों को भी नहीं समझाता प्यार से यार। तब लिटरली कम ऑन बॉयज। मैंने ऊपर आपको ये बताया कि अगर कोई अमेंडमेंट पास करनी है तो 100 के 100 का वोट चाहिए, 100 के 100 का वोट चाहिए। ठीक है। अब जब 100 का वोट चाहिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 12 कहते हैं कि हाँ ये अमेंडमेंट कर दो और एक कहता है कि अमेंडमेंट ना करो, तो भाई मैं ये समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें, ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि इस स्टेट में ये बात नहीं मानी जाएगी। मतलब एक जो माइनॉरिटी है वो मेजोरिटी के एक्शन को रोक देगी, तो दिस थिंग वाज टोटली अनडेमोक्रेटिक इन नेचर। असल में मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा था कि जब तुम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट लिखो, अगर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं इतना जोर सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ कि तुम पहले सबकी तरह 1788 से स्टार्ट ना करो। तुम पहले ये देखो, ये लिखो कि प्रॉब्लम्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन, ताकि उसको पता चले कि यार इसको आती हैं चीजें। तो हमने पहला प्रॉब्लम क्या देखा था? आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। अब मैं समझाना तुम्हें ये चाह रहा हूँ, बताना तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाईजान 1781 में एक कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, तो 1788 में दूसरे को पास करने की क्या जरूरत थी? इसमें मसले होंगे ना। तो वही तुम्हें मसले मैं प्योरली टेक्निकल पॉलिटिकल डिबेट में पढ़ाना चाह रहा था, ताकि तुम्हें वो मार्क्स भी दे और तुम्हें मजा भी आए। तो पहला इशू जो मैंने पीछे पढ़ाया, पहला इशू क्या था? यार हेलो। हाँ नहीं, नहीं नहीं, वो डन हो गया, सुबह चलेंगे। सुबह 5:30 बजे से, जो सुबह 5:30 बजे उठेंगे ना, तो 5:30 बजे उठ के तो जाएंगे ना, तो 8 बजे तक वापस आ जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। मैं बस क्लास पढ़ा रहा हूँ तो मैं फ्री को बताता हूँ। ओके डन। ठीक है। अच्छा, तो पहला कन्फेडरेशन थी, कन्फेडरेशन थी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। अब मुझे ये बताओ, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी तो कोई सेंट्रल आर्मी होगी? नहीं होगी, थी ही नहीं। उसके बाद मुझे ये बताओ कि जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी तो कोई सेंट्रल टैक्सेशन सिस्टम होगा? द आंसर इज नो। और स्टेट को अपने खर्चे पता कैसे चलाती थी? स्टेट अपने खर्चे स्टेट अपने खर्चे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से भीख मांग रही होती थी कि यार ये काम करना है, प्लीज ये कंट्रीब्यूशन कर दो, प्लीज ये कंट्रीब्यूशन कर दो, प्लीज ये कंट्रीब्यूशन कर दो। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमेशा डेफिसिट में चल रही होती थी। क्या कोई यहाँ पे लेजिस्लेचर तो थी, लेकिन वो लेजिस्लेचर कौन सी लेजिस्लेचर थी? इनएप्ट लेजिस्लेचर, या उसको कह लो कि अनडेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर। जुडिशरी थी,
there was no judiciary. ठीक है, यहां पे एक प्रॉब्लम होता है, एक फार्मर होता है, फार्मर, और वो फार्मर होता है मैसाचुसेट्स की स्टेट में, और उस फार्मर का नाम होता है डैनियल शे। डैनियल शे हाई टैक्सेशन की वजह से, सॉरी हाई डेब्ट की वजह से, और स्टेट के, ये बात मेरी ध्यान से लिखो, स्टेट के मतलब मैसाचुसेट्स के हाई टैक्सेशन की वजह से बहुत तंग होता है। सेंटर के नहीं, स्टेट के हाई टैक्सेशन की वजह से बहुत तंग होता है। तो डैनियल शे यहां पे मैसाचुसेट्स के अगेंस्ट, मैसाचुसेट्स का वो जहां पे वो अपने हथियार रखते थे, मैसाचुसेट्स का जो आर्सेनल था, वहां पे डैनियल शे अपने कुछ साथियों को मिला के उसके ऊपर अटैक कर देता है, और इस इवेंट को हिस्ट्री में कहा जाता है शेज रेबेलियन। अब इस शेज रेबेलियन में ये देखो कि जब भी किसी स्टेट में, जैसे पंजाब में कोई रेबेलियन होगा, तो सेंट्रल फोर्स आके कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पे कोई सेंट्रल फोर्स थी, सेंट्रल आर्मी थी कोई? नहीं थी। अच्छा, और मुझे साथ में ये बताओ कि इस रेबेलियन को क्रश किया मैसाचुसेट्स की मलेशिया ने, मतलब जो मैसाचुसेट्स की स्टेट ने अपनी आर्मी रखी हुई थी, उसने इस रेबेलियन को क्रश कर दिया। ठीक, अली ये लिखा है यार ऊपर, ये ऊपर लिखा है कि वो मैसाचुसेट्स का था। तुम लोग यार मतलब, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि मैसाचुसेट्स की स्टेट ने, ये लास्ट बात है, इसको बड़े ध्यान से सुनना है, ये ऊपरली सारी डिस्कशन को सम करेगी। असल में ये सारे ना बड़े मजेदार एनालिसिस हैं जो बड़ी मेहनत से निकाले हैं, तो जब पेपर में लिखोगे ना तो तुम्हें इनकी हैसियत का पता चलेगा। मैसाचुसेट्स की स्टेट ने किसके ऊपर जुल्म किया? अपने ही स्टेट के सिटीजन के ऊपर जुल्म किया। लेकिन क्या वो जो स्टेट के सिटीजन थे, क्या वो यूएस के सिटीजन नहीं थे? क्या वो यूएस के सिटीजन नहीं थे? यूएस के सिटीजन थे वो। ठीक है, जब यूएस के सिटीजन थे तो मतलब सेंटर के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट कर लेता। सेंटर के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट कर लेता स्टेट मलेशिया से। ठीक है, तो सेंटर क्या हुआ? द स्टेट्स वर totally disturbed as the practice of crushing Shays rebellion by Massachusetts militia ringed the wrong bell. बाकी स्टेट्स बड़ी परेशान होगी कि इससे क्या होगा, इससे तो ये हो जाएगा कि दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा।
उस दौर में सारी स्टेट्स इकट्ठी हुई 1787 में। उन्होंने एक कन्वेंशन बुलवाया जिसको कहते हैं फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, और उस कन्वेंशन में उन्होंने ये बात रखी कि यार मेरी बात सुनो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम मुल्क को चला रहे हैं ना, आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के साथ, इसके साथ हमारा मुल्क नहीं चलने वाला। हमें जरूरत है कि हम अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें। लेकिन जब वो अमेंड कर रहे थे तो यहाँ पे वाशिंगटन ने बड़े खूबसूरत अल्फाज के, वाशिंगटन ने कहा कि आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन आर like a rope of sand। मतलब आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन क्या है कि एक रेत की रस्सी है, इस रस्सी के साथ सारी स्टेट्स क्या हुई है, जुड़ी हुई हैं, और ये रस्सी कभी भी टूट सकती है क्योंकि हर स्टेट ऑल टुगेदर दूसरी स्टेट से मुख्तलिफ है। इसलिए वी नीड टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए ये फिलाडेल्फिया कन्वेंशन की जो मीटिंग है उसकी डायरेक्शन ऑल टुगेदर बदल गई। तो ये बात हमेशा याद रखना कि फिलाडेल्फिया कन्वेंशन क्या न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बुलवाया गया था? तो द आंसर इज नो। किस लिए बुलवाया गया था? आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन को अमेंड करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के अंदर मटेरियल डिफेक्ट्स थे, आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के अंदर मटेरियल डिफेक्ट्स थे, और वाशिंगटन को ये लगा कि हम इसके साथ गवर्नमेंट को नहीं चला सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि वी नीड टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां से तुमने ये जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी डिबेट स्टार्ट करनी है कि वो कैसे बना। हम में से किसने पहले यूएस हिस्ट्री पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत? रामेश, तो कैसा लग रहा है फिर तुम लोगों को? मजा आया है? ऐसे ही पढ़ी हुई थी? चलिए जी, थैंक यू सो मच। ओए, ॾाढो मज़ो आयो, ॾाढो मज़ो। नहीं नहीं, ॾाढो सुठो मज़ो आयो। ओके, अब ये जो अगली डिबेट हम शुरू करने लगे हैं ये इससे भी इंपॉर्टेंट है। अगली डिबेट इससे भी इंपॉर्टेंट है। देखो, इस चीज को समझना है तुम लोगों ने, इस चीज को समझना है। जब अगली डिबेट स्टार्ट हुई तो मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि ये यूएसए है, ये यूएसए है, और यूएसए की कुछ स्टेट्स जो हैं वो नॉर्थ में थी। हमने उनको कहा था मैसाचुसेट्स बे, और कुछ स्टेट जो थी वो साउथ में थी। और इससे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने देखा होगा मैप में भी कि कुछ स्टेट्स जो थी वो बड़ी थी, लाइक उनका जो वॉल्यूम था, दे वर बिग स्टेट्स। कौन कौन सी? जैसे वर्जीनिया बड़ी स्टेट थी, न्यूयॉर्क बड़ी स्टेट थी, और कुछ स्टेट छोटी स्टेट थी जैसे कि न्यू जर्सी छोटी स्टेट थी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा तो यहाँ पे मसला ये हुआ कि कुछ स्टेट्स थी बड़ी, वो चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे हिसाब से पास हो, और कुछ जो थी वो छोटी थी, स्मॉलर स्टेट्स थी, वो चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हिसाब से पास हो। तो जो स्मॉलर स्टेट्स थी उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए प्लान दिया, दिस प्लान इज नोन एज न्यू
जर्सी प्लान एंड इन्होंने जो प्लान दिया, बड़ी स्टेट ने प्लान दिया, दिस प्लान इज नोन एज वर्जीनिया प्लान। और ये जो वर्जीनिया प्लान था ये दिया था एडमंड रैंडोल्फ ने, और जबकि जो ये प्लान दिया था दैट वाज गिवन बाय विलियम पीटरसन। अब हम इस प्लान को समझते हैं और आपको 1 मिनट में ये समझ आ जाएगा कि ये दोनों क्या क्या चाहते थे। और अगर आपको ये डिबेट समझ आ गई ना तो आपको अगली पूरी 100 साल की हिस्ट्री समझ आ जाएगी कि उसके अंदर क्या मसला क्या चीजें थी। देखो, पंजाब है बड़ी स्टेट, ऐसे ही है। पंजाब जब सेंटर में सीट्स मांगेगी, नेशनल असेंबली और सेनेट में सीट मांगेगी, तो पंजाब क्या कहेगी कि ये जो सीट्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हो या ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी हो। वेरी गुड, शाबाश, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हो। क्यों? क्यों? ताकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारी सीट्स ज्यादा होंगी और हमारा शेयर ज्यादा होगा। ठीक है। और जो बलूचिस्तान है, जो छोटी है, वो क्या कहेगी कि ये जो सीट्स हैं ये किस बेस पे हो, ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन या बेस इक्वालिटी। मैंने आपको मजाक मजाक में एक इतना खूबसूरत डिफरेंस इन दोनों का बताया है। न्यू जर्सी प्लान में ये था कि जो सेंटर में रिप्रेजेंटेशन हो वो रिप्रेजेंटेशन इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हर स्टेट के वोट बराबर हों। जबकि यहाँ पे जो वर्जीनिया प्लान में था उन्होंने कहा कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। जी बच्चे इकराम, ये उधर ही थे, उसी को बेस बनाया ना हमने, उसी को हमने बेस बना के आया ना, ताकि ये क्वेश्चन आए तो तुम उसको ब्यूटीफुली एड्रेस करो। पहले उसके मसाइल लिखो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के, और आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के मसाइल लिख के तुम उसके लेके आओ फिलाडेल्फिया कन्वेंशन पे, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन से लेके तुम उसको फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट की डिबेट पे लेके आ रहे हो, और उसके बाद उसको जब सम करोगे तो ही वुड से कि यार नहीं, ही डिजर्व 18 मार्क्स। ठीक हो गया? दूसरा इश्यू यहाँ पे क्या था? दूसरा इश्यू ये था कि पंजाब ये चाहता था कि रिप्रेजेंटेशन बिग स्टेट वर्जीनिया प्लान, रिप्रेजेंटेशन किस बेस पे चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। और ये एक और बात भी चाहते थे, ये भी चाहते थे कि जो हाउसेज हैं वो हों दो, एक अपर हाउस हो और एक लोअर हाउस हो, और उन दोनों हाउसेज में जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हो, ताकि वो सेंटर में ओवरऑल काउंट है, जो सेंटर में ओवरऑल काउंट है वो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इतना स्ट्रांग हो जाए कि जो भी हम बिल पास करें हम अपनी मर्जी से पास करें, छोटी स्टेट्स बेशक जाएं बाहर में, बिकॉज स्टेट जेलसी है ना, स्टेट जेलसी है। और मैं आपको बताऊंगा, मैं बल्कि आपको पढ़ेंगे जब हम, तो आप ये देखना कि ये स्टेट जेलसी उनकी 1860 तक खत्म नहीं होगी। ये स्टेट जेलसी जब उनकी प्रॉपर सिविल वॉर होगी, आपस में लड़ेंगे अच्छे तरीके से, बंदे अपने 6 लाख बंदे मरवाएंगे, उसके बाद ये स्टेट जेलसी जाके खत्म होगी। तो आपने ये नहीं समझना कि यूएसए जिस दिन बना उसी दिन ही परफेक्ट था। नो, देयर वर प्रॉब्लम्स एंड देयर वर सीरियस प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स देख रहे हो आप?
देखा है प्रॉब्लम पहले, नेचर ऑफ प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करो। दूसरा प्रॉब्लम देखो, ये चाहते थे कि गवर्नमेंट हो बाइकैमरल, दोनों हाउसेज में हमारी मेजोरिटी हो और दोनों हाउसेज में सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ताकि ओवरऑल मेजोरिटी जो है वो हमारी ज्यादा हो जाए। अब इस बात पे आप यहाँ पे खुद ही नजर लगा लो कि ये चाहते थे कि ये ईस्ट में हो, सॉरी, ये चाहते हो कि पॉपुलेशन इक्वल हो और हाउस कैसा हो बेटा, खुद सोचो हाउस कैसा ये चाहते होंगे, यूनिकैमरल। तुम दुआ करो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए और मैं तुम्हें पा के फिर पढ़ाऊं, तो फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊं कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का मसला क्या था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि मुझे टाइम मिलेगा। अच्छा, next thing is next thing is try to understand the next thing, try to understand the next thing. Okay, बस try to understand the next thing. अब यहाँ पे आपने ये देखना है, यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो बड़ी स्टेट्स हैं, जो पंजाब है, जो पंजाब है, आप मुझे ये बताएं कि ये जो पंजाब है, इसकी सेंटर में सीट्स इनके प्लान के मुताबिक क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो पंजाब क्या चाहेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो स्ट्रांग हो कि वीक हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहेंगे, ये कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पसंद करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। इसलिए इस ग्रुप को भला क्या कहते हैं, इस वर्जीनिया प्लान वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप को कहते हैं फेडरलिस्ट, इस ग्रुप को कहते हैं फेडरलिस्ट। और अब मुझे बलूचिस्तान के बारे में बताओ कि बलूचिस्तान क्या सोचेगा। थैंक यू मालक। बलूचिस्तान क्या सोचेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा हो या हमारे पास पावर ज्यादा हो, स्टेट के पास ज्यादा हो। तो जो स्टेट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि सेंट्रल स्ट्रांग हो, उनको क्या कहेंगे, उस ग्रुप को कहते हैं एंटी फेडरलिस्ट। अच्छा, ये जो चौथा पॉइंट है अगला, मैं इसको जितना तुम्हें समझ आए उतना ही तुम लोगों ने समझना है, उससे ज्यादा नहीं समझ आता तो इट्स ओके, बिकॉज हमारी अगली पूरी पूरी क्लास इसी चीज पे होगी, इस फोर्थ पॉइंट पे। नहीं समझ आता इट्स फाइन, ओके। अब मुझे ये बताओ कि पंजाब जो है, मतलब वर्जीनिया प्लान, बड़ी स्टेट्स, पंजाब जो है, पंजाब क्या चाहेगा कि जो उनका हेड ऑफ स्टेट है, जो उनका हेड ऑफ स्टेट है, क्या उसको पीपल मेजोरिटी के साथ सिलेक्ट किया जाए या कोई और मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाए। पीपल मेजोरिटी के साथ सिलेक्ट किया जाए, ठीक है। जबकि जो ये ग्रुप है, न्यू जर्सी प्लान, ये क्या चाहते होंगे, ये चाहते होंगे कि जो जो हेड है वो इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए सेलेक्ट किया जाए। ये बात अगली पूरी क्लास इसी बात पे नहीं कि इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है, ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद उसके बाद अगली जो चीज थी वो ये थी कि ये जो न्यू जर्सी प्लान था, ये बड़ी स्टेट्स थी, यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी थी, तो आ, अब इसको हम ये देखते हैं कि आपने यूएस हिस्ट्री में एक बात याद रखनी है कि यूएस हिस्ट्री पूरी की पूरी
यूएस हिस्ट्री पूरी की पूरी कंप्रोमाइजेस से भरी हुई है। यूएस हिस्ट्री में जहां भी आपको इश्यू देखोगे वहां पे आपको कोई कंप्रोमाइज नजर आएगा, जहां पे कोई इश्यू देखोगे वहां पे आपको कंप्रोमाइज नजर आएगा। और ब्यूटी भी यही होती है कि जहां पे इश्यू हो वहां पे आप कंप्रोमाइज कर लें। तो यहाँ पे इन दोनों प्लान्स के दरमियान, न्यू जर्सी प्लान के दरमियान और वर्जीनिया प्लान के दरमियान एक कंप्रोमाइज हुआ। दिस कंप्रोमाइज इज कॉल्ड ग्रेट कंप्रोमाइज और दिस कंप्रोमाइज इज कॉल्ड कनेक्टिकट कंप्रोमाइज। इस कंप्रोमाइज में एक दो मेन चीजें मैं आपको बताता हूँ। जो पहली मेन चीज डिसाइड की गई वो ये की गई, द फर्स्ट मेन थिंग जो ये डिसाइड की गई वो ये की गई कि जो गवर्नमेंट है वो बाई कैमरल होगी। मतलब एक अपर हाउस होगा जिसको कहेंगे सेनेट, और अगर 50 स्टेट्स हैं तो हर स्टेट से 2 सेंटर आएंगे, इसलिए टोटल सेंटर्स आज उनके 100 हैं। और एक लोअर हाउस होगा जहां पे लोग इक्वलिटी की बेस पे नहीं बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन आएंगे, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, जिसमें 435 लोग हैं, जिसमें जो कैलिफोर्निया की सीटें हैं वो अलास्का की सीटों से बहुत बहुत ज्यादा हैं। लेकिन फर्ज कर लो कि कैलिफोर्निया की सीटें हैं 53 और अलास्का की सीट है सिर्फ 1, तो अलास्का को यहाँ पे क्या लगेगा कि मेरा तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। अलास्का को क्या लगेगा यहाँ पे, यही लगेगा ना मेरा तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। तो अलास्का की इस महरूमी को कम करने के लिए ये कहा गया कि कोई बात नहीं, जो बिल यहाँ पे पास हो गया वो बिल आएगा अपर हाउस में। और यहाँ पे कैलिफोर्निया से कितने सेनेटर्स हैं, 2। और यहाँ पे अलास्का से कितने सेनेटर्स हैं, 2। और तुम उनसे नफरत करो बट रिमेंबर इट वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसने आपको पहली दफा सेनेट का कंसेप्ट दिया। दिस इज द फर्स्ट एवर सेनेट इन द वर्ल्ड। फजल, पढ़ाई में तुम सबसे निकम्मे हो और ब्रेक की तुम्हें सबसे ज्यादा जल्दी होती है। इज देयर एनीवन हु इज आस्किंग फॉर द ब्रेक? प्लीज फोकस ऑन द थिंग। वो मेरा लग रहा है तुम बस बैठ के सुन रहे हो। ओके, तो पहला कंप्रोमाइज ये हुआ कि अपर हाउस अपर हाउस में क्या क्रिएट किया गया कि इक्वल मेजोरिटी, और लोअर हाउस में क्या क्रिएट किया गया, लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये बताया भी है पहले, पिछली क्लास में जो शुरू में स्टार्ट की थी वहां पे बताया भी है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बात किसकी मानी गई, किस प्लान की बात मानी गई, वर्जीनिया प्लान की। ठीक है, और अपर हाउस में किसकी बात मानी गई, न्यू जर्सी प्लान की। उसके बाद कंप्रोमाइज में जो चीजें मिसिंग थी, जैसे जुडिशरी है, वो क्रिएट की गई। कंप्रोमाइज में टैक्सेशन सिस्टम क्रिएट किया गया, और इस कंप्रोमाइज में ये इस बात पे एग्री हुए इन द लॉन्ग रन, जिसको हम अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे, कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा वो इलेक्टोरल सिस्टम से इलेक्ट होगा, जिसके अंदर स्टेट्स का भी रोल होगा और जिसके अंदर
पॉपुलेशन का भी रोल होगा, लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, वो स्टेट होगी, ना कि पॉपुलेशन होगा। इसलिए आप ये देख लो कि हिलरी क्लिंटन के पिछले साल ट्रंप से 30 लाख ज्यादा वोट थे। यहाँ पे तो किसी का एक वोट ज्यादा हो जाए ना तो वो जीत जाता है। हिलरी क्लिंटन 30 लाख ज्यादा वोट लेके हार गई थी और ट्रंप 30 लाख कम वोट लेके जीत गया था। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल, जिसके ऊपर हम कल पूरी बहस करेंगे। फरवा मैं क्या बता रहा हूँ कि जिसके ऊपर हम कल पूरी बहस करेंगे। It is mandatory to be passed by both houses. Asif Nawaz, it is mandatory to be passed by both houses. ठीक है। अब क्या हुआ? अब अगली चीज ये हुई इट इज 435 सुहेल, लिखा भी है मैंने पीछे। अच्छा, अब अगली बात ये हुई कि इन्होंने कहा कि अभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशन जब ये ड्राफ्ट बन गया, इन्होंने कहा अभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशन जब तक 3/4 स्टेट की इसको रेटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ये इन्फोर्स नहीं होगा। मतलब 13 में से जब तक 9 स्टेट्स इसको रेटिफाई नहीं करेंगी, ये इन्फोर्स नहीं होगा। तो 1788 में इसको 9 स्टेट ने रेटिफाई किया और आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन से एस्टैब्लिश हुआ। मजा जी अगली क्लास में बेटा हम डिस्कस कर लेंगे ना मेरी जान। And there is no break. I need 15 minutes or more. Then we will go for the break. वसीम, वो 3/4 का मतलब है, 3/4 का ये मतलब है कि अगर 13 स्टेट्स हैं तो सिंपली जब तक 9 स्टेट्स एग्री नहीं करेंगी, इसमें वोटिंग नहीं हो रही, बस 9 स्टेट कह रही है ठीक है जी हमें ये मंजूर है, आप ये कर लें पास। यहाँ पे 3/4 का ये मतलब है। Yes, it was a dry topic. Yes, it was all related to governments, but I can surely say that how did you find it? समझ आई हैं चीजें, क्लियर हुआ है? ना सिर्फ यूएस का बल्कि ओवरऑल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, प्रेसिडेंशियल क्या होती है, लोअर हाउस क्या होता है, अपर हाउस क्या होता है, यूनिकैमरल क्या होता है, बाई कैमरल क्या होता है, सेनेट में क्या होता है, नेशनल असेंबली में क्या होता है। क्लियरेंस? चलो ठीक है। किधर है इज्जत? वेयर आर यू इज्जत बिलाल? आर यू देयर? ठीक समझ आ गई पॉलिटिकल साइंस की कि नहीं? ठीक है, ऐसी ही हैं चीजें। गलत तो नहीं पढ़ा दिया मैंने? गोल्ड मेडलिस्ट हैं फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, तो मैंने क्या कंफर्म कर लें। अच्छा, तो बड़ी फीचर्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा मेरे ख्याल में मैंने तुम लोगों को ना अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री नहीं बताई। मैं वेरी अनफॉर्चुनेटली आई आई गॉट अराउंड 700 मार्क्स इन माई रिटर्न, और मेरे आईआर में यूएस हिस्ट्री में आई गॉट वेरी वंडरफुल मार्क्स। मेरा जो टारगेट सब्जेक्ट हुआ वही हुआ जिसके अंदर मैंने एमफिल किया हुआ था, और मैंने एमफिल किया एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में। और मेरे एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में मार्क्स आया 34। ठीक है।
तो कुछ नहीं होता, ठीक है, दिल बड़ा रखना नहीं है, ठीक है। ओके, सो ये बड़ा आसान है, सेलिंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहली बात आप ये देखें कि इसमें पहला सेलिएंट फीचर क्या है कि इट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा, ये कौन बताएगा? ये सेलिएंट फीचर क्यों है भला? बिकॉज इस टाइम जो मेन कंट्री है यूके, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिटन नहीं था, दिस वाज द फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज रिटन इन नेचर, उसके बाद दूसरा सेलिएंट फीचर ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए इसका जो मसला है, सॉरी ये मसला नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया, इसका जो खूबसूरत बात है, इट इज वेरी ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ब्रीफ, देयर आर ओनली 7 आर्टिकल्स, बस। हमारे कितने हैं? 280। दे हैव ओनली 7 आर्टिकल्स, वेरी ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड फीचर इज there is supremacy of the constitution। हमारे यहाँ तुम बहुत बुरे सवाल करते हो यार, मतलब टोटली आउट ऑफ द वे। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि हमारे यहाँ सुपरमेसी किसको बिलोंग करती है? सुपरमेसी बिलोंग्स टू, वहां पे सुपरमेसी किसको बिलोंग करती है? वहां पे सुपरमेसी बिलोंग्स टू कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज उनका कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी गवर्नमेंट बनाता है? Their constitution make a secular government। वो कहते हैं कि आपका जो अल्लाह है, that is your personal affair। अल्लाह is your personal affair। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद बाकी सारी बातें हैं, ठीक है। उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज जो सिस्टम बनाता है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाता है ये कॉन्स्टिट्यूशन, और जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाता है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाता है। ये मुझे चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बहुत एक्सप्लेन कर दी है। उसके बाद दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज, अन्ना मैंने ये बेटा स्टार्ट में ये एक्सप्लेन की थी कि फेडरल फॉर्म क्या होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्या होती है, बेटा ये वही चीजें हैं, बस वहां पे लिखनी है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज बाइकैमरल इन नेचर। दो हाउसेस बनाता है, ठीक है। And this constitution is very rigid। अब रिजिड का क्या मतलब है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है। अब ये क्यों मुश्किल है, ये मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मुश्किल है। देखो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगी, उसके लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए?
दोनों हाउसेज से। नाइमा ने नई टर्म बना ली है। ओ यार 2/3 अल्लाह के बंदो अभी पढ़ा के आया हूँ, थोड़ी देर पहले तो मैं पढ़ाई है। 3/4 मैंने कहाँ पे पढ़ाई है? वो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के अंदर थी यार बॉयज। कहाँ से उठ के मेरे पल्ले पड़ गए हो तुम लोग। 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। लगा रहा हूँ मैं तुम्हारा हिसाब किताब, जो तुम सीएसएस कर रहे हो ना वो मुझे नजर आ रहा है बिल्कुल। 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। अच्छा, अब अगर पाकिस्तान में अमेंडमेंट पास हो रही है तो कैसे होगी? पाकिस्तान में कैसे होगी? अपर हाउस, लोअर हाउस, 2/3 मेजोरिटी, प्रेसिडेंट की रबर स्टैंप था, और अमेंडमेंट क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। यूएस में क्या होता है? यूएस में ऐसे ही होता है। यूएस में एक और काम होता है। यूएस में ये होता है कि आपने अपर हाउस से करवा लिया, आपने लोअर हाउस से करवा लिया, मतलब आपने कांग्रेस से बिल पास करवा लिया। उसके बाद लगाओ लगाओ और तुक्के लगाओ बेटा, और तुक्के लगाओ। आपने प्रेसिडेंट से साइन भी करवा लिए। क्या अमेंडमेंट पास हो गई है? क्या होगा अब क्या होगा? अब ये अमेंडमेंट हर स्टेट के पास आएगी। अब ये अमेंडमेंट 50 की 50 स्टेट्स के पास आएगी। मतलब ईच स्टेट के पास ये अमेंडमेंट जाएगी। और हर स्टेट की जो अपनी लेजिस्लेचर है, हर स्टेट की जो अपनी लेजिस्लेचर है, जैसे पंजाब की असेंबली है, जिस तरह केपी असेंबली है, बलूचिस्तान असेंबली है, इस तरह वहां पे हर स्टेट के पास जाएगी। और हर स्टेट देखेगी कि ओके ये अमेंडमेंट पास हो रही है, इससे हमारी स्टेट कितनी इम्पैक्ट होती है। वो देखेंगे क्या हमें ये अमेंडमेंट पास करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और इस तरह ये हर स्टेट के पास चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। और जब तक 3/4 स्टेट्स, ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब अगर आज के दौर की बात करें तो 50 स्टेट्स हैं, तो मतलब जब तक 37 स्टेट्स एग्री नहीं होंगी, जब तक 37 स्टेट्स एग्री नहीं होंगी, ये अमेंडमेंट पास नहीं होगी। इसलिए स्टेट्स को एग्री करने में डेकेड्स भी लग जाते हैं। इसलिए यूएस की मल्टीपल, बेटा वो उधर आप कह रहे थे, ऊपर कह रहे थे आप, हाउसेज में, मैं ये स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल में तुम लोग ये बात समझे ही नहीं हो। 3/4 स्टेट्स का क्या मतलब है कि अगर 50 स्टेट्स हैं तो उनमें 37 स्टेट्स, मतलब 75% ऑफ स्टेट्स जब तक एग्री नहीं होंगी, ये बिल पास नहीं होगा, ये अमेंडमेंट पास नहीं होगी। और बाकी जो उनका नॉर्मल बिल होते हैं ना, जो उनके नॉर्मल बिल होते हैं वो कैसे पास होते हैं भला? जो उनके नॉर्मल बिल होते हैं वो कैसे पास होते हैं? वो जैसे हमारे होते हैं। ये बिल आया, स्टेट्स के पास आया, और नहीं होए सिंपल मेजोरिटी, बस सिंपल मेजोरिटी हुई, 51% वोट मिले, वो बिल स्टेट प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने वो बिल ओके कर दिया, वो बिल लॉ बन जाएगा। सिंपल मेजोरिटी। वो जो सारा प्रोसेस है ना, कि पहले कांग्रेस के पास, फिर प्रेसिडेंट के पास, फिर 3/4 ऑफ स्टेट्स को रेटिफाई करेंगी, ये सिर्फ अमेंडमेंट प्रोसीजर है। इसीलिए अराउंड 240 ईयर्स में
यूएस की सिर्फ और सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स पास हुई हैं और हमारी 70 सालों में माशाल्लाह 29 हो गई हैं। तो ये एक वाहिद चीज है जिसमें हम यूएस से आगे जा रहे हैं। फ्लरिशिंग इकोनॉमी ऑफ ग्रेट स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान। जी जाहिर बात है, तो मेजोरिटी वापस ही करेंगे। अच्छा, एक आखिरी आखिरी इसका है सेलिंग फीचर, एंड दैट इज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब होता क्या है पेपर में कि कभी सिर्फ इसी एक सैलिएंट फीचर पे पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है, और आया भी हुआ है। सिर्फ इसी एक सैलिएंट फीचर को लेके पूरा क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, ये आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर वो तुमसे ये पूछे कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, तो तुमने अपने जवाब में 75% किस चीज को डिस्कस करना है, इस चेक्स एंड बैलेंस को, एंड 25% बाकी चीजों को डिस्क्राइब करना है। हाँ, अगर वो फिर डायरेक्टली यही चेक्स एंड बैलेंस पूछ ले तो 100% इसी को डिस्क्राइब करना है। और इसके ऊपर हम ब्रेक के बाद पूरा 1 घंटा डिबेट करते हैं कि व्हाट इज दिस सिस्टम ऑफ चेक। ब्रेक अप 11 एंड हु इज रूल नंबर 5। आफ्ताब अली। फजल, आप फोत हो जाओ बेटा, आपका जिंदगी से दिल नहीं पाया। बच्चे, ब्रेक ही है बेटा। ये है कि 4 रूल नंबर रहता है। ओके, 4 से बात करते हैं। वेयर इज फोर्थ? फोर्थ कौन है? तुम लोगों ने जरूर मुझे मिरासी बनाना है। वेयर इज फोर? यार फिर भूल गया कौन था आयशा। अच्छा, एडवोकेट हबीब। एडवोकेट साथ में ऐसे लगाया है जैसे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए ठीक है? मैं ठीक, आप पंजाब से हैं? नहीं सर, मैं सिंध से हूँ। रियली? यस सर। सिंधी आती है आपको? सर वैसे तो मैं बलोच हूँ, रे सिंध में रहा हूँ सर, और तो पंजाबी सर, मदर पंजाबी हैं। वाह वाह, बड़ी डाइवर्सिटी पाई है। हूँ बलोच, रह सिंध में रहा हूँ, और मम्मा जाना वो पंजाबी हैं। छा गए हैं। यस सर। और क्लासमेट्स रह के हैं तो सर माशाल्लाह से पाकिस्तान की मोस्टली ज़बानें आ जाती हैं। तो पश्तून भी दोस्त हैं सर, वो भी रूममेट हैं, तो पश्तो भी आती है। वंडरफुल वंडरफुल।
लॉ कब किया आपने? सर रिसेंटली किया है, 2019 में सर पास किए हैं। जैसे डिग्री कंप्लीट हुई है तो सर सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और कुछ सब्जेक्ट किए ही हम्म। थे कि कोरोना आ गया तो घर चले गए, तो अभी वापस आए हम्म। हैं तो सर आपको ज्वाइन किया है। कहाँ पे और वापस सर आए वो हैं? एक और लाहौर में सर। अच्छा, आप अभी लाहौर में हैं? यस सर, मॉडल टाउन में। हम्म। और सर आपको बात एडवोकेट करने लगे थे? सर। आपको बात करने लगे थे? यस सर, मैं एडवोकेट इसलिए लगाया कि सर 3 साल की जो एलएलबी की पढ़ाई होती है ना, उसके बाद लग पता जाता है और एडवोकेट लगाना बनता है सर। अगर कोई पढ़ाई अच्छा करके अच्छा। पास हो तो हम सर कायदे आजम तो चले, लॉ कॉलेज से हैं तो। मैं आपको एक बात बताऊं। यस सर। सीन ये है कि मतलब जब हमने एफएससी की तो किसी वजह से वो एमबीबीएस में दाखिला नहीं हो सका, कुछ मार्क्स से रह गया मैं। तो यस उस दिन मैं बड़ा रोया ना, शदीद किस्म का। और अम्मी अबू भी परेशान थे, यार इसको क्या हो गया ना, बड़ा मैं अपसेट हो गया। तो अब जब यस मैं सर। कभी कभी पीछे सोचता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि जो कुछ मुझे आज पता है, मतलब मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हूँ, अगर मुझे उस टाइम पता होता और मेरा किंग एडवर्ड में एडमिशन भी हो जाता, ये सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, यस खुदा सर। की कसम मैं फिर भी एलएलबी करता। मैं कभी भी एमबीबीएस ना करता। बिल्कुल सर। एलएलबी इज सच ए गुड अपॉर्चुनिटी। मतलब आपको 9 चांस मिलते हैं, 3 सीएसएस, 3 पीएमएस, और 3 जो है ना वो आपके यस। जजेस। लेकिन मैंने अब इससे एक और बात बड़ी सीखी कि ना इंसान जो है ना वो बड़ी जल्दी मायूस हो जाता है। मतलब एक आप एक जगह पे फेल होते हैं तो आपको लगता है कि बस यही पॉइंट था, अब हम यहाँ पे खत्म हो गए तो दुनिया यहाँ पे खत्म होगी। नहीं, देर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ तो वो जो मेरे दोस्त डॉक्टर बने थे, तो वो जब मुझे कहते हैं ना कि यार बादशाह थोड़ा सा बताओ कि सीएसएस कैसे करना है, हमने भी करना है, तो यस दिल सर। को तसल्ली होती है कि यार जिंदगी के किसी भी फेज में मेहनत कर लेना तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। बिल्कुल अच्छा, सर। तो आप लाहौर में रह रहे हैं, राइट? हॉस्टल यस हॉस्टल में सर। रह रहे हैं? नहीं सर, अपना पोर्शन पकड़ा हुआ है सर यहाँ पे मॉडल टाउन में। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। और सर और आप सुनाए बाकी आपकी कराची। तबीयत? हाँ। आप सुनाए कराची में सर कैसा चल रहा है आपका? नहीं, मैं कराची में नहीं हूँ। ओके सर, आप कराची नहीं है? मैं लाहौर में हूँ। मैं इस टाइम आपको लाहौर से बैठ के पढ़ा रहा हूँ। वाह सर, तो कब हम सर मिल सकते हैं आपसे? इंशाल्लाह ये बैच खत्म होता है तो यस सर। इंशाल्लाह हम मिलते हैं। सर ठीक हो गया, डन कर ले फिर सर। भूल ना जाइएगा, जैसे आज नहीं सर आपने रोल नंबर 4 बुला के 5 को इधर बुलाना शुरू कर दिया। नहीं, इंशाल्लाह वी विल डेफिनेटली हैव अ मीटअप। सर मैं दो और दिन आप दूर से आए हो, अब ये। अल्लाह ताला आपको कामयाब यस। करें। बस सर लाहौर दुआ में करें, कोई आपकी इशू दुआ हो करें। तो और सर, 4 के बाद मेरे पास फोन होगा, लेट मी नो जी। सर एक और था रिक्वेस्ट थी कि सर पे काइंडली आईआर का सेशन भी स्टार्ट करें, क्योंकि सर जो आपका पढ़ाने का तरीका है ना सर, हम्म। वो सर बहुत सी जो स्ट्रेसफुल चीजें होती हैं वो सर जो है ना उनको कम कर देता है। कि मतलब कि हम मैंने सर यार पढ़ा हुआ है मिट्टू, मैंने। असल में ना सीन ये है कि आईआर का जो बैच है ना वो, उसकी मैं लेता हूँ 16 क्लासेस ना, तो मतलब कि यस सर। वो बहुत लंबा हो जाता है। तो मेरी ना कुछ और, मतलब मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना, तो यस ट्रेनिंग में सर। भी फिर ठीक ठाक किस्म की पढ़ाई चढ़ाई होती है, वो भी करनी होती है। और मैं थोड़ा सा थक भी गया हूँ ना, मतलब मैं थोड़ा सा रेस्ट सर करना चाहता हूँ। कर लें सर रेस्ट, ये मंथ कर लें, अगले महीने कर दें, कोई बात नहीं है सर, हम इसको डिले कर देते हैं। चले, इंशाल्लाह मैं जरूर देखूंगा। सर लाजमी करें, क्योंकि हमने सर ये पहले भी सब्जेक्ट यूएस का किया हुआ है, पार्ट 1 में हमारा सर ये सब्जेक्ट था यूएस का। तो उसमें सर अच्छा काफी अच्छा। मतलब पढ़ा हुआ था, इस तरह से नहीं पढ़ा था जिस तरह ने आपने पढ़ाया है सर। मजा आता है ना? बहुत ज्यादा सर, वो आपने चीजों को सिंपल किया हुआ है सर। वो जो वो बुक्स में हम देखते हैं ना, तो चीजें सर काफी उन्होंने हम्म। घुमा के, मतलब उन्होंने सर ठान के रखी हुई है कि जितने कम बच्चे हैं उतना अच्छा है ना, हमने किसी को आगे नहीं आने देना फेल करने। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पता क्या करता हूँ। मैं ना चीजों को ना एनालिसिस करता हूँ कि ओके यार ये चीज है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, वाई मैं लगाता हूँ साथ में। और जब आप चीजों के साथ वाई लगा देते हो ना, तो वो चीजें अल्टीमेटली आपको बड़ी जल्दी समझ भी आती हैं। और आपको नंबर भी हमेशा वाई से मिलते हैं। आप मतलब वार के नेम लिख दो, आप क्या क्या लिख दो, वो चीज आपको कभी भी नंबर नहीं देंगी। आपने उससे क्या अंडरस्टैंड किया, व्हाट इज योर टेक ऑन इट। मतलब आज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ना, तो आप देखिए उसका बैकग्राउंड बिल्कुल। कैसे डेवलप हुआ, फिर वो आगे कैसे चला, उसमें क्या इश्यूज थे,
और इस इश्यूज की वजह से क्या हुआ, तो दैट वुड रियली मेक अ डिफरेंस। बाकी यार आपसे दिल कर रहा है कि बातें खत्म ना हो, इट्स वेरी गुड टू टॉक टू यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इंशाल्लाह जब मिलेंगे तो सर और ज्यादा बातें करेंगे फिर। जरूर, थैंक यू सो मच थैंक यू फजा। अच्छा मुझे बस ये बता दें कि आपको कैसे पता चला था मेरे सेशन का कि स्टार्ट होने लगा? सर मैंने तो आपकी एवं ही सर चलते फिरते एक वीडियो देख ली थी न्यूज़ फीड में फेसबुक पे सर। तो मैं तो काफी टाइम सर आपको फॉलो कर रहा था। उसके बाद सर जब मैंने स्टार्टिंग की थी, मैं भी सर मैंने जब स्टार्ट किया था सर प्रिपरेशन का, तो पहली वीडियो शायद आपकी थी कि सब्जेक्ट सिलेक्शन वाली सर कैसे करनी चाहिए। तो अच्छा अच्छा, उसके बाद ही सर आपको फॉलो करना स्टार्ट किया, तो काफी अरसे से सर वो कर मतलब रहे थे। तो पेज से इंफॉर्मेशन मिली थी? यस सर, पेज से, आपके पेज से, फेसबुक पेज से। तो कोई किसी चलिए। दोस्त ने शायद सर शेयर किया हुआ था या उसने कोई कमेंट किया हुआ था, तो उससे सर फिर बाद में जाके आपको यूट्यूब पे सर्च किया, तो मतलब कि आपको सर्च करने के बाद पता अच्छा चल यार रहा सर, कि मैंने सर अभी भी ना, बहुत सारे लोग होते हैं तो वो शुरू में क्या कहते हैं कि सर हमें पता नहीं चला था तो हम लेट हो गए, क्योंकि ना यार मेरा जो बैच है ना, मेरी कोशिश होती है कि 150 से ऊपर ना जाए, बस यस सर 150 हद तक है, लेकिन फिर भी वो ना मतलब रोक रोक के मतलब बहुत मुश्किल ये 170 तक रुकते हैं, लेकिन भी वो लोग होते हैं कहते हैं कि पता नहीं चले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार मतलब एवरीबॉडी शुड नो कि कब स्टार्ट हो रहा है एंड ऑल दैट, तो इसलिए यस मैं ये सर। एक्स्ट्रा बात पूछ लेता हूँ। सर चले, एक थैंक दो यू सो पेजेस मच। हैं हाँ। सर एक दो केसेस के पेजेस हैं जो सर काफी बच्चे फॉलो करते हैं ना, तो अगर उन पे आपका अगर शेयर हो जाया करेगा तो सर वो काफी मतलब के काफी बच्चों के लिए सर हो जाते हैं। जैसे सर मियां शफीक आलम का पेज जो था जिसपे आप इंटरव्यू कर दे चुके हैं सीएसएस क्लब वालों का, ऐसे एक दो सर फेमस पेजेस जहाँ से सर मोस्टली बच्चे उनको फॉलो करते हैं ना, जो भी सीएसएस के लिए अच्छा। आते हैं, तो उनको काफी सर बच्चों को पता वहीं से ही चलता है, पर्सनल के बजाय सर। चलो ठीक है, मैं फिर वो करूंगा इंशाल्लाह। यस सर, ओके थैंक यू जमील, सर, मैं आपको बहुत शुक्रिया सर। नहीं, थैंक यू सो मच यार, गुड टू सी यू। जमील साहब जनाब, आप जो है ना, ये जो छोटे सूबे वाले लोग हैं ना, आप बहुत जालिम लोग हैं। आपके पास ये वाला कार्ड है ना कि हम तो छोटे सूबे से हैं और हम तो लुट गए हैं ना। जी जनाब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह के सनत। सर वैसे आज कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा ना वर्जीनिया और न्यू जर्सी का प्लान, तो मैंने कहा अटेंशन लेने के लिए पॉइंट अच्छा है, बलूचिस्तान का टोक दूं। तुम लोग बहुत जालिम हो, तुम नहीं छोड़ते हो। वो हमारे लगारी साहब है, वो हाँ सर। डायरेक्टर मुकाम डिवीजन है, ठीक है, हसन लगारी साहब ना। मतलब अच्छा मुझे जो सर। है अपने ग्रुप में जो सबसे बंदा पसंद है ना, तो वो लगारी साहब, वो बलूचिस्तान से है ना। तो वो बड़े अच्छा मजाक से कहते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं ना बचेगा तो हम अपने महरूम हाँ। सूबे वाला कार्ड फेंक देंगे। सर एक्चुअली मैं फैसलाबाद में 4 साल गुजारे। मैंने जेसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मैंने खुद हिस्ट्री में बीएस अच्छा अच्छा। किया है, और किसमें? रिसेंटली बीएस हिस्ट्री में सर। अच्छा अच्छा, हिस्ट्री में, ठीक है। हाँ सर। तो रिसेंटली फ्री हुआ तो यहाँ पे पेशोर आया हूँ। एक दोस्त के पास इधर एक डीसी ऑफिसर था, उसने वो मेथोडोलॉजी करानी थी। तो वो हम्म चूंकि 9 में आपका स्टूडेंट रह चुका था, तो उसने कहा कि ये क्लासेस आप ज़रूर लेना। हम्म यूएस हिस्ट्री पे मेरे पास पहले भी बहुत सारे मटेरियल और 6-7 बुक्स पढ़ी थी, क्योंकि हमने एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ा था। हम्म। लेकिन सर जिस क्या कहते हैं प्लेन्शियल के साथ आप पढ़ा रहे हैं, शायद वहाँ भी हमने नहीं पढ़ा था। थैंक क्योंकि यू। हम तो इवेंट्स में घुसे रहते थे कि यार इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, और जो इम्फैक्ट्स होते थे या जो असल में जो असरात पड़े थे और असल में जो हिस्ट्री थी वो मिस कर जाते थे। हम्म। और सर चलो मेरा यार, नाम मुझे असल में बड़ा मुजीब ऑनर फील होता है। देखो, वो होता है ना कि यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। तो जब आप सब लोग मुझे कहते हैं ना कि यस सर, तो फिर दिल कहता है कि नहीं यार, ठीक है बिलाल पाशा, यू आर मैचलेस। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, टेक ए ओके ब्रेक। सर, थैंक यू फॉर योर 11 बजे स्टार्ट टाइम। करते हैं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। Which Sarampur and Drone City से Karachi.